Assalamualaikum everybody. Good morning and welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah here. क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। मैं आजकल ना एवोकाडो उगाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो आ गए आपके पास? मेरे पास बीज आए। आज मेरे पास एवोकाडो आए थे, उसमें से बीज निकले और अभी मैंने उन्हें आज जो है ना वो पानी में भिगो के रखा है। लेट्स सी उनका क्या प्रोसेस होता है और होपफुली वो कराची की आबो हवा में ज़रा कुछ पौधा निकल सके और पौधा जब निकल जाएगा तो मैं यहाँ पे वैसे यू शुड डॉक्यूमेंट द होल थिंग ऑन वीडियो और हम उसकी प्रोग्रेस भी दिखा सकते हैं, मे बी इंस्पायर अदर पीपल टू डू द सेम। मे बी यस, आई एम ट्राइंग टू डू दैट। बड़ा मुश्किल लगता है लेकिन आई गेस इफ समबडी शोज यू द स्टेप्स तो हुआ भी जा सकता है। वैसे हम क्यों उगा रहे हैं एवोकाडो? क्योंकि हमें अच्छा लगता है और बहुत महंगा मिलता है। अदरवाइज अगर हमारे अपने घर में या अपने मुल्क में इस तरह उगना शुरू हो जाए और मिलना शुरू हो जाए तो फिर बड़ी ज़बरदस्त बात है। वैसे एक चीज़ ये हम काफ़ी सोचते हैं कि बड़ी अच्छी चीज़ है अगर इंडिजिनसली पाकिस्तान में ही चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाएं और हमें बाहर से ना लाना पड़े। एवोकाडो इज़ वन। दूसरी है, आपको पता है हमारा बड़ा एक इंडस्ट्री है डेयरी की। सो वी हैव डन अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन दैट। हाउएवर चीज़ कितने डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज़ दुनिया में होती हैं, तो बहुत से उनमें से इकसाम है जो पाकिस्तान में भी बनना स्टार्ट हो गई, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन अगर आप कीमतें देखें तो अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, इवन द थिंग्स मेड इन पाकिस्तान। और ये हम भी प्रपोज करते थे भाई डेयरी की वजह से हम क्यों बाहर की चीज़ वगैरह खरीदें, तो यहाँ बनाएं। अब वो यहाँ बना रहे हैं तो वो भी महंगी अच्छा, है। अब चलें तो फायदा तो कोई खास ना हुआ ना। छोड़ दें ना देसी घी जो हमारी बिल्कुल ही हमारे ओरिजिन की एक प्रोडक्ट है। देसी घी की कीमत आपको पता है? फी किलो देसी घी वो भी इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, यू कांट अफोर्ड इट। तो फिर अब बात तो फिर सारी वहीं आ गई ना। इफ वी आर नॉट इम्पोर्टिंग बाइंग इम्पोर्टेड स्टफ और इम्पोर्टिंग स्टफ फ्रॉम आउटसाइड, ले रहे हैं हम पाकिस्तानी चीज़ें मेड इन पाकिस्तान बट महंगी तो वो भी है, तो मतलब फिर आप लिटरली सोचना स्टार्ट हो जाते हैं क्वालिटी वाइज कि चलो वही ले ले, इससे बेहतर है। एक इशू है जो मैं तमाम तर वालिदैन स्पेशली उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहूँगा और मबसूल कराना चाहूँगा, और स्कूलों की इंतज़ामिया। भाई कल एक इत्तेफाक हुआ वैसे ही स्कूल से, किसी ऐसे ही स्कूल के बाहर से गुजरने का, और मैंने देखा कि स्कूल में जो बाहर वैन खड़ी हुई है उसमें बमुश्किल 16 साल का या 15 साल का लड़का 4, 5 साल, 6 साल के बच्चों को भरी हुई वैन को लेकर ड्राइव कर रहा है। एंड आई वाज सो ही इज द ड्राइवर, ही वाज द ड्राइवर ऑफ द स्कूल वैन। जो बाहर प्राइवेट वैन्स होती हैं उसमें उसकी उम्र बमुश्किल, उसकी दाढ़ी मूछें नहीं आई थी और वो बच्चों को भर रहा था और लेकर जा रहा था। और वैसे ही वहाँ चौकीदार या एक मैनेजरियल पोस्ट से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा स्कूल गेट पे खड़ा हुआ था। मैंने कहा ये क्या है? ये आपने देखा है? इसके पास तो शनाख्ती कार्ड नहीं होगा, लाइसेंस तो दरकिनार, आप कैसे अलाउ कर रहे हैं कि आपके स्कूल से ये इस तरह से बच्चे भर भर कर लेकर जाए? तो उन्होंने बिल्कुल ही अपने शोल्डर पे से जिम्मेदारी झाड़ते हुए कहा, सर ये हमारा मसला तो नहीं है, तो वालिदैन खुद देखें, और स्कूल की तो अपनी ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन वालिदैन को फिर देखना चाहिए, दे नीड टू बी वेरी विजिलेंट। स्कूलों की भी तो कोई कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है। लेकिन वो बच्चा घर में तो उस वैन में बैठा था ना, तो माँ बाप की पहले आ जाती है रिस्पांसिबिलिटी। एंड एज इट इज अगर माँ बाप को पता हो कि हु इज ड्राइविंग दैट वैन, तो वो विजिलेंट हो, वो ना भेजें। तो ये चीज़ें, मतलब ये बात विजिलेंस की है। स्कूल भी रिपोर्ट कर सकता है इस चीज़ को, यू आर वेरी राइट, लेकिन पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि आपने किस वैन जो भी लगवाई हुई है उसको ड्राइव कौन कर रहा है। क्योंकि मिलने के वक्त तो कोई बड़ा आके अडल्ट ही आपसे मुलाकात कर लेगा, लेकिन फिर आई एम श्योर उनके बच्चे वगैरह होंगे छोटे जो ड्राइव कर रहे हैं। और ज़रूरी है कि अगर कोई अडल्ट भी चला रहा हो ना तो उसका भी लाइसेंस आप एक दफ़ा स्कूल वैन भर्ती करने से पहले या हायर करने से पहले से देख लें कि भाई इसका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। खैर, हमारे शो में आज बहुत कुछ है, और राहत फ़तेह अली खान, सुरों के सुल्तान, उनका एक खुसूसी इंटरव्यू भी हमारे साथ आज शामिल है शो में, और उनसे पूछेंगे कि खुदा और मोहब्बत 3 के OST की मेगा सक्सेस के बाद उनके इरादे क्या हैं। अच्छा जी, तो ये सारी चीज़ें हैं और वी विल बी टॉकिंग एंड वी ऑल्सो हैव सम गेस्ट इन द शो। क्रिकेट की भी हमने बात करनी है क्योंकि आपको पता है ना कि सेकेंड टेस्ट जो है वो भी शुरू होने वाला है। सो लेट अच्छा जी, कल ब्लड शेट आपने देखा होगा भाई, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज का वो हाल देखा गया, क्रैश ही हुआ। जो इसमें काम करने वाले, कारोबार करने वाले, इसको ऑब्जर्व करने वाले कह रहे हैं कि उन्होंने साल में नहीं देखा। हुकूमत की मौशी बेहतरी के तमाम दावे धरे के धरे रह रहे हैं। तजारती खसारा और महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। हुकूमत के इदारे शुमारियात के ताज़ा तजारती आदाद शुमार बड़ी ही परेशान कुन सूरत हाल बता रहे हैं। जुलाई से नवंबर तक तजारती खसारा 20 अरब
$59 करोड़ तक पहुंच गया है। सबको टेंशन हो सकती है, लेकिन बस ऐसा लगता है कि हुकूमती स्पोक्स पर्सन्स और हुकूमती अहदेदारान को टेंशन नहीं है। पिछले बरस से मवाजना करें तो तजारती खसारा जनाब बहुत ज़्यादा बड़ा है और नहले पे दहला ये कि 350 अरब रुपए के टैक्स लगाने की तैयारी भी कर ली गई है। FBR ने तरमीमी फाइनेंस बिल वजारत कानून को भिजवा दिया। बेसिकली मिनी बजट आने वाला है। सो ये सारी सूरत हाल है और मंजूरी मिल गई तो फिर क्या होगा? महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत मौशी महाज पर बुरी तरह नाकाम हो गई है और कल स्टॉक मार्केट बुरी तरह बैठ गई। बैठना तो शायद थोड़ा अंडर एस्टिमेट लेटी गई और PSE इंडेक्स 100 इंडेक्स 2000 से ज़ायद पॉइंट्स नीचे गिरने के बाद सरमायाकारों के 232 अरब रुपए 332 अरब रुपए डूबे हैं जनाब। 332 अरब रुपए डूबे हैं। स्टॉक मार्केट में मजमूई तौर पर 4.52% मंदी रमा साल में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई है और साथ ही डॉलर की ऊंची उड़ान भी जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 175.48 से बढ़कर 176.42 रुपए हो गई है। ये तो इंटरबैंक रेट है। अगर वैसे कोई लेना चाहे अपनी जरूरत के तहत तो ओपन मार्केट में तो इससे कई ज्यादा मिल रहा है। देखा जाए तो क्या हो रहा है? बिल्कुल देखा जाए तो माली साल के आगाज से अब तक रुपए की कदर जो है वो 12% तक गिर चुकी है और इंटरेस्ट रेट अगर आपको वो भी बताएं, उसमें मजीद इंटरेस्ट रेट अगर आपको बताएं तो इजाफे की ऑब्वियसली उसमें भी आपको तलवार जो है अलग से लटक रही है और ट्रेजरी बिल्स के ऑक्शन में भी हुकूमत ने 750 अरब के टारगेट तय किया था, लेकिन हुआ क्या? 504 अरब रुपए ही उठा पाई। ताज़ा सूरत हाल भी आपको बता दें। सूरत हाल से सरमायाकार डरे बैठे हैं। ऑब्वियसली सिचुएशन आपने देख ली। ऑपोजिशन ने भी फौरी इलेक्शन को महंगाई का वाहिद हल करार दे दिया है। सुनिए। ये बदनसीबी है कि आज मुल्क के हुक्मरान मुल्क में महंगाई की वजूहात बताने से कासिर हैं और न ही उनको इस बात की परवाह है कि मुल्क के अवाम के साथ क्या हो रहा है। आज पाकिस्तान के हालात यहाँ जा पहुँचे हैं कि आप अगर मजमूई तौर पर इस हुकूमत के 3 साल में इजाफे को देख लें तो हर चीज़ की कीमत कम से कम 100% बढ़ चुकी है। आज सिर्फ एक रास्ता है, लेकिन वो रास्ता है मुल्क में फौरी और शफाफ इंतखाबात का। कोई और रास्ता नहीं है हालात को दुरुस्त करने का। लेकिन इस सारी सूरत हाल में भी 3 साल से बरसर इक़्तिदार हुकूमत मुतमईन है। सोचें ज़रा। और महंगाई की जिम्मेदारी जो है वो पिछली हुकूमतों पर ही डाल रही है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो महंगाई के ऊपर इस वक्त एक वर्द है या जो वो गुफ्तगू करते हैं उससे इसलिए उनका क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो जिस दिन आज इन्हीं के करतूतों की वजह से पाकिस्तान में महंगाई है। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी और शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपनी दौर में पॉलिसीज बेहतर रखते और आज हमारी डिपेंडेंस ना होती अपनी इतनी ज़्यादा बाहर के ऊपर तो हमारी महंगाई में हालात ये ना होते। सो सारी पॉलिटिकल रिटोरिक है जो आपने सुन ली। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस हुकूमत के बाद जो भी बरसर इक़्तिदार आएगा वो तो उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा। वो कौन वैसे आना चाहेगा इस सूरत हाल के बाद बरसर इक़्तिदार? हाँ, और इस मुश्किल में अपने आप को डालना चाहेगा। कल बाय द वे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, मुझे लगता है कि क़यामत भी आ रही हो, ये एक है हमारे पास हमारे प्यारे दोस्त वैसे बड़े पॉजिटिव रहते हैं। पॉजिटिव रहते हैं। मुज़म्मिल असलम साहब कल फरमा रहे थे कि महंगाई इतनी भी नहीं है और आलमी सतह पर जो सूरत हाल है इसमें तो मईशत का डब्बा गोल भी हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है। सुनिए। ये एक बहुत जिसे कहते हैं कि मुश्किल टाइम है आलमी मईशत के हिसाब से और पूरी दुनिया में इसकी जो है बाज़गश्त हो रही है, बोला जा रहा है। अभी 6 महीने से हम इस क्राइसिस को बर्दाश्त कर रहे थे। अब आलमी मार्केट में जैसे आपने खुद कहा तेल की कीमतें कुछ गिरना शुरू हो गई हैं। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि ऐसे क्राइसिस में पाकिस्तान का डब्बा गोल नहीं हुआ मईशत का, वरना 2008 में हमने देखा, 2018 में भी देखा, 98 में भी देखा। अभी भी तारीखी रिजर्व्स हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है आज जुमा है, हम सबको 2 नफिल शुक्राने के पढ़ने चाहिए कि मईशत का डब्बा गोल नहीं हुआ और फिर भी गोल नहीं हुआ तो ये सूरत हाल है। अगर खुदा न खास्ता मईशत का डब्बा गोल हो जाता जैसे कि मुज़म्मिल असलम साहब फरमा रहे हैं
तो फिर तो क्या होता? तो लिहाजा आपको ये भी बता दें कि ना महंगाई का सिलसिला थम रहा है, ना डॉलर काबू में आ रहा है, और माशी फ्रंट पर हुकूमत के चैलेंज जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन वुज़रा फिर भी महंगाई की तूफान को नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि बोझ तो आखिरकार ऑब्वियसली आवाम को ही बर्दाश्त करना है। उनका क्या लेना देना इस चीज़ के साथ, तो वो क्यों इतना बोलेंगे। अच्छा, जुलाई से नवंबर तक, वैसे अभी डब्बा गोल नहीं हुआ जुलाई से नवंबर तक, लेकिन तजारती खजाना आपको पता है ना 20 अरब 59 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गया। सो दैट्स हाउ इट इज। ये सारी सूरत हाल है। अभी इसी सारी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। खुर्रम शहजाद साहब तज्जियाकार हैं, मौशी तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब। खुर्रम साहब, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो ब्लड बाथ देखा गया है कल, बज़ाहिर सरमायाकार सर्टनली परेशान हैं, शरह सूद बढ़ने की खबरें भी कन्फ्यूजन में इजाफा कर रही हैं। तजारती खसारे की बात करें तो 20 अरब से भी ऊपर चला गया है। मईशत के लिए तो ये सब ठीक नहीं है। तो क्या हुकूमत पे इस पूरी सूरत हाल से आपको लगता है, उनके किसी एक्शन से या उनकी किसी बात से, कि वो कंसर्न्ड हैं या परेशान हैं, या उनको अभी तक यही यकीन नज़र आ रहा है आपको उनके एक्शन से कि एवरीथिंग इज गोना बी ऑल राइट? नहीं, बिल्कुल परेशान की बात तो है। और जब इन्वेस्टर का लॉस होता है तो डेफिनेटली हुकूमत को भी जो है वो हुकूमत भी फिक्रमंद होती है। पूरा कंट्री जो है उस पर इन्वेस्टमेंट पे इन्हिसार भी करता है। तो मेरे ख्याल में इन्वेस्टर का लॉस हुआ है, और रफली कोई $2 बिलियन का लॉस है एक दिन का। और उसके देखिए वजूहात भी हैं, और वजह जो है वो अनसर्टेनिटी जब होती है तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कम होता है, और इन्वेस्टर वो साइडलाइन पे या फिर सेल करके वेट करता है, या सेफ हेवंस में चला जाता है, जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेता है, या फिर फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करता है, जहाँ पे आपको शरह सूद थोड़ी बहुत मिल रही होती है, एटलीस्ट अनसर्टेनिटी कम हो जाती है। तो प्रॉब्लम यही होता है कि जब भी जो है शरह सूद में इजाफे की बात हो रही हो, जब बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स बढ़ गई हों, जिससे डॉलर का आउटफ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा हो, तो रुपी और डॉलर यानी कि रुपी की कदर जो है डॉलर के अगेंस्ट जो बहुत ज़्यादा कम होने के जो है मज़ीद खदशात हों। और IMF के प्रोग्राम में अभी हम दोबारा जाने वाले हैं, और उसमें भी अभी जो है कुछ चीज़ें बाकी हैं। ऑलमोस्ट चीज़ें हो भी गई हैं, लेकिन कुछ हद तक जो है वो अब हैं चीज़ें जो कि डिस्कशन होगा। उसके बाद जो है बोर्ड बैठेगा IMF का, और उसके बाद फिर हमें प्रोग्राम हम जाएंगे, फिर थोड़ी सर्टेनिटी आ सकती है। मेरे ख्याल में जो डिसीजन है गवर्नमेंट को जल्दी लेने चाहिए, और साथ साथ IMF के साथ जल्दी जो है वो मामला तय हो, और फिर हम आगे बढ़ें, ताकि इन्वेस्टर की अनसर्टेनिटी जो है वो कम हो। और मेरे ख्याल में स्टेट बैंक भी ये देखे कि शरह सूद को बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होना ना हुआ है, और अपनी रुपये की कदर भी बहुत ज़्यादा कम करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इनफैक्ट नुकसान। अच्छा, ये तो आपने समझा दिया। ये भी बताइएगा, अब जो नंबर सामने आ रहे हैं, जो हालात हैं, वो कोई छुपाना चाहे भी तो नहीं छुपा सकता। इसे मुस्बत बताना चाहे भी तो कौन मानेगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये सब ठीक तो करना है। फौरी तौर पर हुकूमत क्या करे कि सरमायाकारों का एतमाद जो है वो भी बहाल हो, महंगाई भी कंट्रोल में आ जाए, और तरक्की का पहिया भी चले। मतलब ये तो कोई जादू ही होगा, तो कुछ ऐसा होगा। एक तो हम जो है अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको उस तरफ डाइवर्ट ज़्यादा करें जहाँ पे प्रोडक्टिविटी है, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करें, तालीम, सेहत, इस तरफ हम ज़्यादा जो है वो। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये कि हमारे यहाँ बचता कुछ नहीं है। टैक्स को जहाँ नहीं लगा, जिन लोगों पे नहीं लगा, जिन सेक्टर्स पे नहीं है, या जिन जो है डिसिप्लिन जिन एरियाज पे नहीं है टैक्स, उनको टैक्स करें, बेशक कम करें, लेकिन टैक्स आहिस्ता आहिस्ता इंसेंटिवाइज करके टैक्स को लें। उस टैक्स का इस्तेमाल बहुत अच्छी सही से करें। गवर्नमेंट का साइज़ भी बहुत बड़ा है, हम अपने आप अपनी एफिशिएंसी लेकर आएँ, डिजिटाइजेशन की तरफ जाएँ, टेक्नोलॉजी की तरफ जाएँ। लोगों के जो ऑर्गेनाइजेशंस के साइजेस हैं हमारे यहाँ, गवर्नमेंट के हैं, प्रोविंशियल है, फेडरल है, इनका साइज़ कम करें, ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर को इनेबल करें, और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड है, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करें। दुनिया भर में इस वक्त इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ सकती है। पाकिस्तान स्टोरी इतनी बुरी नहीं है, बहुत लोग की बेहतर स्टोरी है। हमारे यहाँ लोग यंग हैं, हमारे यहाँ जो है वो टेक से भी लोग हैं, हमारे यहाँ इंटरनेट यूज़ करने की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। हमारे यहाँ तो इतने बड़े मोबाइल यूज़र्स हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन मोबाइल यूज़र्स की, पूरी दुनिया की कितने ममालिक मिला लें आप तो उनकी पॉपुलेशन टोटल नहीं बनती। तो हमारे यहाँ ये सारे डायनामिक्स हैं, हमें इनको सही डॉट्स मिलाने हैं, अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना है, और इनसे जो है हमें ग्रोथ जो है सस्टेनेबल ग्रोथ लेकर आनी है। तो साथ साथ एनर्जी के प्रॉब्लम्स, फिस्कल प्रॉब्लम्स और गवर्नेंस के इश्यूज़, मॉनेटरी साइड को थोड़ा हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करें। एक्सटर्नल जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, ये उनका रिजल्ट होता है। जितना इंटरनल इश्यूज़ हम हैंडल करेंगे, ठीक करेंगे, बेहतर करेंगे, और जो भी हमें IMF से पैसा मिले या जो भी कर्जों से पैसा मिले, उसे अच्छा बेहतर इस्तेमाल करें। ऑलराइट, थैंक यू खुर्रम शहजाद साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। सो ये सारी सूरत हाल है, और वैसे तो बहुत कुछ किया जाना चाहिए इस सारी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, और दावे भी। असल में ट्रेजेडी पता क्या है
कि दावे इतने बुलंदुमांग थे और उसके बाद हकीकत इतने बरअक्स है उसके। सो इस पे और ज़्यादा दिल टूट जाता है। इट्स जस्ट दैट ना ही इतने उन्होंने दिखाए होते, मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ, इतनी पॉजिटिविटी। उसके बाद जो उसकी एक्सप्लेनेशंस दी जाती है ना, अगर एक हुकूमत जो अब जाने वाली हो, जिसका टेन्योर ख़त्म होने वाला हो और उसके बावजूद वो गुज़श्ता और माजी की हुकूमतों को मोहरत इल्ज़ाम ठहराए, मेरा ख्याल है कि अगर इन लोगों को अगला टेन्योर भी मिल जाए तब भी ये पिछलों को ही मोहरत इल्ज़ाम ठहराएंगे। अच्छा, ये बातें हम इतनी बार कर चुके हैं और ये अब बातें क्या करना, आवाम को बड़ी अच्छी तरह समझ है। लेट अस चेंज पेस और कोई और बात करते हैं आज वैसे भी। और खैबर पख्तूनख्वा में तो पिछली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बरसर इक़्तिदार थी, तो वहाँ क्या तब्दीली आई है गुज़श्ता इतने अरसे में? आप ज़रा प्लीज़ हमें लिख के बताइएगा आज जियो पाकिस्तान TV पे। हम तो ये सारा कुछ भुगत रहे हैं, हम तो ये सारा कुछ देख रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि अभी तक वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का रोमांस जो है ना वो बरकरार है, और वो किस तरह से पाकिस्तान में मुख्तलिफ हलकों पर असरअंदाज हो सकते हैं इस रोमांस के नतीजे में, वो भी हम डिस्कस करेंगे आज। वी विल डिस्कस दैट एक्चुअली, वो बड़ा सीरियस टॉपिक है और उस पर हम एक अलहदा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लाइटन अप द मूड हेयर प्लीज़, आफ्टर ऑल इट इज़ द वीकेंड। तो जी अच्छा जी, वादा हमने आपसे किया था कि ओवरसीज़ वोटर्स जो हैं पाकिस्तानीज़ लिविंग अब्रॉड, उनके हवाले से हम बात करेंगे। आपको बताएं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक पार्लियामेंट से दिलवाने के बाद से हुकूमत बड़ी पुरएतमाद नज़र आ रही है। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने इस सारे अमल में गैर मामूली दिलचस्पी दिखाई और इसकी वजह सियासी मुबसरीन यही बता रहे थे कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की सबसे ज़्यादा हिमायत अब भी तहरीक इंसाफ को ही हासिल है, और अब वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी कुछ इसी जानिब इशारा दिया है। हर इलेक्शन के बाद एक नया पंडारा बॉक्स खुल जाता है धांधली का, शायद इस इलेक्शन से पहले भी खुले और बाद में भी खुले। पंजाब में 40 हलकों का फैसला हार और जीत का ओवरसीज वोटिंग पे होगा, और जब ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट पीटीआई को पड़ेंगे, ये फिर कहेंगे धांधली हो गई है, ये फिर रोएंगे, फिर चीखेंगे कि धांधली हुई है, लेकिन मशीन ही उसका जवाब है। अच्छा जी, अब शेख रशीद साहब को लगता है कि अगले इलेक्शन के 40 हलकों का फैसला ओवरसीज़ वोटर्स करेंगे। आदाद व शुमार देखें तो ये दावा इतना गलत भी नहीं है। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक मुमकिन गैर मुल्की वोटर्स में 58% से ज़ायद का ताल्लुक 20 अजला से है, और इस वक्त भी इन 20 अजला में कौमी असम्बली की कम अज़ कम 91 सीटों में से तहरीक इंसाफ को 52 सीटों के साथ बरतरी हासिल है। किस तरह से ये सारा ओवरसीज़ वोटर्स वाला मामला आने वाले इंतखाबात में मुमकिन तौर पर मुख्तलिफ हलकों में रिजल्ट्स पर असरअंदाज हो सकता है, हम बात करते हैं। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जाहिद कशकोरी हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, वी हैव बीन लॉन्गिंग टू टॉक टू यू अबाउट दिस। आपका हमने आर्टिकल भी पढ़ा था, आप शेख साहब ने भी इस हवाले से कुछ पेशगोइयाँ कर दी हैं। उनका दावा यह है कि अगले आम इंतखाबात में ओवरसीज़ वोटर्स का किरदार बड़ा फैसला कुन होगा। तो कितने हलकों में आपकी जो स्टडी है आपको लगता है कि ज़्यादा ये असरअंदाज होगा मामला? 20 ऐसे हलके हैं जहां पर बैरून मुल्क पाकिस्तानीज़ अपना वोट डाल के उनके जो रिज़ल्ट हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की फेवर में जा सकते हैं। जिस तरह उन 20 हलकों में मैं अगर आपको 3 मिसालें देना चाहूँ, सबसे पहले मैं आपको सरगोदा के एक हलके की मिसाल देना चाहता हूँ जहाँ पर विक्ट्री मार्जिन सिर्फ 87 वोट का था। इसके अलावा एक मिसाल में आपको NA लाहौर का एक हलका है जहाँ से इमरान खान इलेक्शन जीते थे। ख्वाजा साद रफ़ीक को जनरल इलेक्शन में उन्होंने शिकस्त दी थी। इस हलके में भी 131 NA है ये हलका, इसमें भी 45,000 ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट हैं और विक्ट्री मार्जिन सिर्फ 731 वोटों का था। तो ये 20 हलके स्ट्राइकिंग वहाँ पर रिज़ल्ट हो सकते हैं, वहाँ पर तब्दीली भी आ सकती है अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का मौका मिलता है। जी, ये सब मामला तो तब हतमी शक्ल में नज़र आएंगे जब ओवरसीज़ वोटर्स की लिस्टें बनेंगी और हलके तय होंगे, तो ये सब मरहला भी होना है। इस काम में कितना वक्त लग सकता है, ये आपने असेस किया? अहम बात यह है कि अब नादरा को एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसका कस्टोडियन है, उसने ये सारे इंतज़ामात करने हैं क्योंकि
पाकिस्तानी जो हैं वो 99 लाख यानी कि 1 करोड़ के लगभग पाकिस्तानी जिनके पास नायकोब्स हैं वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। 157 ममालिक में ये पाकिस्तानी मौजूद हैं। फिर कानून भी देखना होगा, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक तरीक़ाकार बनाना है। वोट दर्ज कराने के लिए फॉर्म होगा जो फिल करना होगा, फिर 6 महीने एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वहाँ पर रहना पड़ेगा, तब वो वोट कास्ट कर सकता है। इसके अलावा 16 ममालिक हैं जिनके साथ हमारा दोहरी शहरियत का एक कानून मौजूद है, एग्रीमेंट है पाकिस्तान के, वो भी वोट कास्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे पाकिस्तानी जिनके पास नायकोप नहीं है तो वो वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। अच्छा, नायकोप वाला मामला भी आपने क्लियर कर दिया। जाहिद लास्टली, अब कानून साजी तो है लेकिन फ़िलहाल सब फरीक इंटरनेट वोटिंग पर राज़ी नज़र नहीं आते हैं। अपोजिशन तो चले एहतजाज कर ही रही है, कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स और हलकों को भी हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें भी हैं, और इलेक्शन कमीशन को भी हैं। सो क्या ऑप्शन हो सकता है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वोट कास्ट करने का अदर देन इंटरनेट वोटिंग? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब 3 कमेटीज़ बनाई हैं जो इन तमाम पहलूज़ को देख रही हैं। पहली कमेटी ये देख रही है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम जो है पाकिस्तान में, वोटिंग मशीन्स हैं वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास वक्त है, क्या इतना उनके पास सरमाया है, हुकूमत देना चाहेगी। इंडिया के जो इलेक्शन कमीशन है उनका वो ये समझता है कि वोट प्रॉक्सी के ज़रिए, यानी कि एक इंडियन शहरी जो बाहर है वो यहाँ हक दे दे अपना वोट डालने का किसी को, इलेक्शन कमीशन के ज़रिए वो वोट डाल सकता है या फिर वो पोस्टल बैलेट के ज़रिए डाल सकता है। इसी तरह से पाकिस्तान, क्योंकि अब ये लॉ पास हुआ है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का, क्या ये प्रॉक्सी चलेगी या फिर सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा जिस तरह पायलट प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने बनाया है, या फिर पोस्टल के ज़रिए भी हो सकता है, या पहले भी कुछ तरीक़ाकार बहुत सारे मौजूद थे। तो ये एक बड़ा अहम पहलू है जिस पे कमेटी बैठी है, अपनी सिफारिशात देगी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को राइट देने के लिए। बहुत शुक्रिया जाहिद, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दैट सो वेल टू अस। अभी हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन है आपके पास हुआ गालिबन। हाँ जी बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले ही आपको याद दिलाएं, इलेक्शन कमीशन के बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एक रैली भी निकाली थी, हमने इसका जिक्र भी किया था, जिसमें शुरा ने वाजे कर दिया था कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इंटरनेट वोटिंग के लिए इक़दामात में ताख़ीर की तो मुल्कगीर एहतजाज किया जाएगा। वो ऑलरेडी बड़े सरगर्म बैठे हुए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के भाई हमारा बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर भी हैं ना बहुत सारे लोग, ऑब्वियसली, और फिर देयर इज अ मिशन आउट देयर एज वेल व्हिच नीड्स टू बी अकम्प्लिश्ड। बहरहाल इंटरनेट वोटिंग पर अपोजिशन के अलावा इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात भी अब तक बरकरार हैं, और ये तय है कि अगर ऐसा होता है इंटरनेट वोटिंग तो आइंदा इंतखाबात में समुंदर पार पाकिस्तानियों का किरदार जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तान एसोसिएशन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ शाहिद राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, अब इंटरनेट वोटिंग की बहुत सारी जहतें हैं और इसमें बहुत सारे रिस्क्स भी इन्वॉल्व हैं, और आप लोग तो चूँकि बाहर रहते हैं, पाकिस्तान में भी लोगों को इल्म है, आप लोगों को तो शायद ज़्यादा इदराक होगा कि इसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अगर इस मामले का एहसास है और उसके बाद कमीशन ये समझे कि भाई अभी हम ये रिजर्वेशंस या सिक्योरिटी कंसर्न्स दूर नहीं कर सकते, इसमें वक्त लग सकता है, प्रॉब्ली वुड हैव टू वेट फॉर अनदर फ्यू ईयर्स, और आने वाले इंतखाबात में मामला नहीं सेटल हो सकता, तो क्या आप लोग ये इंतज़ार कर लेंगे? नहीं जी, हम इतना इंतज़ार नहीं करेंगे। हमने इलेक्शन कमीशन को 90 दिन के लिए दरख्वास्त की थी, अपील की थी, और इलेक्शन कमीशन एक मुअज़्ज़ज़ अदारा है और हम उसका एहतराम भी करते हैं, और अगर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने कोई इसका हल ना निकाला तो इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा यही गुजारिश लेकर इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के पास आएंगे। देखें, जो इंटरनेट वोटिंग पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो लोग कह रहे हैं, ये मॉडर्न दौर है, जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में इंटरनेट से सब चीज़ें वाबस्ता हैं। बैंक कौरी का इतना बड़ा सिस्टम वाबस्ता है, बिलियन डॉलर्स की ट्रांसैक्शंस होती हैं। ये वोट जो है इसके सिलसिले में ख़दशात तो किसी सूरत या किसी काम पर भी किए जा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि वो लोग जो
ओवरसीज़ के वोटिंग राइट के ख़िलाफ़ हैं, ये उनका ज़्यादा ववेला है। और जहाँ तक मुझे इल्म है कि बहुत सारे जो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक हैं उन पर मुख्तलिफ़ तरीके राय जाएँ। हमें कोई इतराज़ नहीं कि इंटरनेट वोटिंग ना हो, मेल बैलेट कर लें, मशीन के ज़रिए वोटिंग कर लें, फर्द खानों के ज़रिए कर लें, जिस तरह भी करें। ऑलराइट, शाहिद रांझा साहब अपना ओपिनियन भी दे रहे थे। वो कह रहे थे अगर दिन में ये ना हुआ तो हम दोबारा से एक एहतजाज जो है वी विल मेक श्योर बेसिकली कि ये हो जाए जिस तरीके से भी होता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एक नुमाइंदे और ओवरऑल किस तरह मुख्तलिफ हलकों में नताइज पर ओवरसीज़ वोट्स असरअंदाज हो सकते हैं। दिस गोना बी अ ट्रिकी वन। वैसे क्रिकेट टाइम, और आपको बताएं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा, तो वीकेंड इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग फॉर क्रिकेट लवर्स। पहले टेस्ट में आपको याद होगा बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त देकर कौमी टीम को 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ में 1-0 से बरतरी हासिल है और कौमी टीम की ढाका में ट्रेनिंग जारी है इस वक्त। बांग्लादेश ने दूसरे टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है, जिसमें शकीबुल हसन की मुस्बत फिटनेस रिपोर्ट के बाद दोबारा टीम में शामिल कर लिया गया है। परेशानी हमें की शुरू ही नहीं है, मतलब ये क्या हो गया? ये तो गलत बात है। एक बंदा फिट हुआ, आप लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ, ये हमें अच्छी बात होनी चाहिए। हाँ, तो सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसे को बताइए कि पाकिस्तान ने पहला टेस्ट जीत लिया और जो जिस तरह जीता उस पर हमने डिस्कशन कर ली। अब अगला इम्तिहान है ढाका में। दूसरे टेस्ट के लिए विनिंग कॉम्बिनेशन में आपको लगता है कि छेड़छाड़ की ज़रूरत है या नहीं है? मैं समझता हूँ कि एक फास्ट बॉलर को किसी को रेस्ट दे देना चाहिए, दोनों में से किसी एक को, मगर ये कि दोनों ने इतने आउट कर दिए कि कभी भी चांस नहीं देंगे। और दूसरा स्पिनर्स में मेरे ख्याल से हमें जाहिद महमूद जो कि राइट आर्म लेग स्पिनर है, उनका ताल्लुक दादू से है, उनको खिलाना चाहिए और इनमें से किसी एक को आप रेस्ट दे के उससे आउट नहीं हुए हैं नुमान से, हालांकि बेचारे की बैड लक हो गई, स्टंप मिस हो गया उसके बाद, वरना वो भी 2-3 आउट कर लेता। खैर ये 2 चेंजेस मुझे नज़र आ रही हैं। बाकी अजहर का ये है कि अजहर को भी इसलिए ड्रॉप नहीं करना चाहिए कि अगर आगे हमने ऑस्ट्रेलिया से खेलना है वहाँ पे कुछ सीनियर खिलाड़ियों की ज़रूरत होगी। तो मैं समझता हूँ कि एक स्पिनर, एक फास्ट बॉलर को रेस्ट दे के खिला सकते हैं वसीम को, और दैट्स ऑल। वसीम है इसके टीम के अंदर, अब्बास को खिला सकते हैं आप, उसने बड़ी अच्छी टेस्ट में गेंदें की हुई हैं और उसका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, तो मेरे ख्याल से आप अब्बास को खिला दें, किसी एक फास्ट बॉलर को रेस्ट देके। अच्छा सिकंदर, एक टेंशन जो लगी हुई है ना वो पूरे पाकिस्तान को ही, और अभी अब्दुल साहब भी हम यही बात कर रहे हैं, शकीबुल हसन की वापसी की बड़ी टेंशन है कि उसके बाद क्या बांग्लादेश की टीम में थोड़ी जान तो ऑब्वियसली आई जाएगी। हमें ज़रा हो जाना चाहिए थोड़ा सा मुताद कि ये जो अब टेस्ट होगा ये बाकी एक टेस्ट होगा और पहले वाले से कुछ ज़्यादा सख्त मुकाबला हो सकता है। बिल्कुल, जो सीनियर खिलाड़ी है वो और बड़ा खिलाड़ी है बांग्लादेश का, दुनिया में उसका नाम है, तो उसके आने से फ़र्क पड़ेगा। बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है वो, बॉलिंग भी बहुत अच्छी करता है, और इसकी प्रेजेंस जो है, अगर अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या सियासत चल रही है। बांग्लादेश में भी सुना है कि कुछ ग्रुपिंग्स हैं, वो कभी नाराज़ होकर चला जाता है शकीबुल हसन, इस किस्म की चीज़ें होती हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ, तो पूरी तरह मुझे नहीं पता। तो वो आकर वाकई दिल से खेलेगा तो वो पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी बजा सकता है, वो बहुत कुछ कर सकता है, तो पाकिस्तान को थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। थैंक यू सिकू भाई। लेट्स सी क्या होता है, वाकई वो ख़तरे की घंटी बजाते हैं या फिर पाकिस्तान टीम बासानी है दूसरे टेस्ट भी अपने नाम करती है और इस तरह ये सीरीज़ भी क्लीन स्वीप करती है। सो इंशाल्लाह मेरा ख्याल हो जाएगा। अच्छा, हमारे एक दोस्त हैं सलमान सूफी साहब, सूफी फाउंडेशन जो वुमेन इन व्हील्स और इनके लिए बड़ा काम करते हैं भाई, उनको वैक्सीनेशन भी हो चुकी थी, उनको बूस्टर शॉट भी लग चुका था और उसके बावजूद वो दूसरी मरतबा कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। और उनका ये भी कहना था कि उन्होंने फुली वैक्सीनेटेड भी थे, डबल डोज, उसके बाद बूस्टर शॉट भी लगाया हुआ था, मतलब वो पूरा जैसे इंसान इक्विप्ड होता है उस तरह, और फिर भी उनको कोविड हो गया। अब ऑब्वियसली ये हम हमेशा कह चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सब कुछ करवा लें तो आपको कोविड नहीं होगा, लेकिन उसकी सिवियरिटी जो होगी उसमें बहुत कमी आ सकती है, और सिवियरिटी काफी कम है, लेकिन एट द सेम टाइम इस बात पे जरा गौर कीजिए कि इन सब चीजों के होने के बावजूद हमें मास्क लाजमी पहनना है। एब्सोल्युटली, तो लिहाजा एवरीबॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, बिल्कुल एवरीबॉडी इज ससेप्टेबल इवन दो आप अगर वैक्सीनेट भी हो चुके हैं। 8 लोग गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड की वजह से इंतकाल कर गए हैं। 391 नए केसेस हैं और 0.84 पॉजिटिविटी रेट है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लोग हमें टिकटॉक्स भी भेज रहे हैं सुबह सुबह, तो इतने दिनों से, क्योंकि याद है टिकटॉक बैन अनबैन वो सारी चीज़ों के बाद उस पर इतनी अटेंशन ही नहीं दी तो याद ही नहीं रहा था, बट गुड स्टफ गोइंग ऑन ओवर देयर।
अब अनबैन हो गया और वैसे आई रियली लाइक टिकटॉक, यू नो दिस इज काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत सारे लोग जिन्हें कोई और आउटलेट नहीं मिलता अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन को जाहिर करने का या उसे एक्सप्रेस करने का उन्हें मिलता है, एंड अ फ्यू आर डूइंग अ रियली गुड जॉब। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि लाहौर आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में पहले नंबर पर है और लाहौर की हवा में फ़ज़ा में चंद घंटे सांस लेना मुतअद्दिद सिगरेट सुलगाने के पीने के मुतरादिफ है। क्या इक्विवेलेंस दे रहे हैं? इक्विवेलेंस एग्जैक्ट नंबर में एक कन्फ्यूजन है, लेकिन ये ज़रूर है कि 2 से ज़ायद सिगरेट अगर आप चंद घंटे लाहौर की फ़ज़ा में सांस ले लें तो आपके लंग्स इतना ही मुतासर होते हैं जितना आप 2 से ज़ायद सिगरेट। अच्छा, कराची का हालात भी बता दें क्योंकि खांसी मुझे भी हो रही है और मैं भी साथ साथ पानी पी रही हूँ, तो कराची भी इस लिस्ट में आज किस नंबर पे है? होगा तो ज़रूर, ये हमें पता है 8वें पे। देखिए 8वें नंबर पे एक्चुअली, तो टॉप पे हम वैसे स्लॉट जो है वो लाहौर को ही दिया हुआ है और दूसरा सेकंड इज दिल्ली। एंड यू नो माय फैमिली वाज थिंकिंग टू ट्रैवल टू लाहौर, एंड हमने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि हम लाहौर जाने से पहले ये फैसला करेंगे या इस बारे में सोचेंगे कि पता नहीं बच्चों को, छोटे बच्चों को भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए। कितने बुरे दिन आ गए हैं वैसे। हाँ, लेकिन भेज दे। मैं एक बात बताऊं, इट्स ओके, हर जगह मौसम ऐसा ही है और आपको अपने आप को मास्क पहनना है, इवन टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम द स्मॉग। तो मास्क तो मैं कहती हूँ आप अपनी सेकंड नेचर बना लें, मतलब कोई भी बीमारी हो, एनवायरमेंटल इशू हो, व्हाटएवर, दिस विल प्रोटेक्ट यू। तो ये ज़रूर आप रखें और आप अपना डिसीजन बता दीजिएगा कि आपकी फैमिली जा रही है कि नहीं जा रही। आज हमने बहुत सी बातें करनी है और वी शुड बिगिन क्योंकि हमारे कुछ गेस्ट इंतज़ार भी कर रहे हैं। आज खुसूसी अफराद का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, तो उस हवाले से भी बात करेंगे। कुछ अहम इशूज़ हैं जो हम हाईलाइट करना चाहते हैं और कुछ शॉकिंग एक्चुअली रेवलेशंस भी हैं जिसके बारे में हमने बात करनी है। अच्छा जी, सबसे पहले हम आपको बताएं कि मुल्क माशी मसाइल में घिरा हुआ है, आवाम पर मुसलसल महंगाई का दबाव बढ़ता जा रहा है, नए नए बहरान रोज़ ही जोर पकड़ते हैं, लेकिन इस सूरत हाल में भी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कोई नहीं है। एक्चुअली ऑपोजिशन का तो मतलब बिल्कुल नाम ही है, उनको अपने आप को ऑपोजिशन कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी आपको बताएं कि ऑपोजिशन की जानिब से हुकूमत के चल चलाओ के लिए आवाज़ें तो उठती ही रहती हैं, लेकिन ऑपोजिशन जमातें हुकूमत से अपने मुतालबात मनवाने की पोजीशन में बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के PDM से बाहर होने के बाद से इस इत्तेहाद को गैर मौसर ही समझा जा रहा है। दोनों अहम जमातें जो हैं वो अपोजिशन के साथ नहीं और जो हैं वो फैसला साजी में संजीदा नज़र नहीं आती और आए रोज़ इजलास हो रहे हैं। अभी 6 दिसंबर को इस्लामाबाद में PDM का एक और सरबराही इजलास है और हर इजलास के बाद अगले इजलास की तारीख मिल जाती है, लेकिन मुस्तकबिल का प्लान जो होता है वो कोई नहीं बताता। अब तक तो अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर ही नाकाम नजर आई है। वीडियो लीक्स, इंतखाबी इस्लाहात पर तहफ़्फ़ुज़ात और लफ्ज़ी गोलाबारी खूब हो रही है, लेकिन अपोजिशन ने तो मामला अदालत तक ले जाने का भी ऐलान किया था, उस पर भी कोई पेशरफ्त आज सच कोई ख़ास पेशरफ्त हमें नज़र नहीं आई है। अच्छा जी, सलीम साफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं उनसे पता कर लेते हैं। साफ़ी साहब ये बताइएगा कि PDM में अपोजिशन की 2 बड़ी जमातें नहीं, लेकिन इसके बावजूद एक अच्छा खासा बड़ा ग्रुप है, लेकिन ये लॉन्ग मार्च, इस्तीफ़ों जैसे सख्त फैसले क्या करें, जो अदालत जाने का फैसला करते हैं उस पर भी अमल नहीं करते, मतलब जो चीज़ें बोल भी देते हैं उस पर भी फिर उसके बाद मुकर जाते हैं। तो क्या ये कहना गलत होगा कि ये इत्तेहाद अब गैर फाल हो चुका है और इसकी एक्चुअली कोई हैसियत है ही नहीं? नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते कि गैर फ़ाल हो चुका है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनमें सबकी तरजीहात अलग अलग हैं। एक तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब या जो महमूद खान चकजई, आफ्ताब शेरपाव, ये सब लोग फौरी इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं और दूसरी तरफ जो मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के लोग हैं उनकी तरजीह वो उनके केसेस हैं और मुल्क वापसी और इस तरह के बाकी मामलात हैं और वो ये समझते हैं कि इन हालात में फिर ख़ुद मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक जो सेकंड टियर है उनका, वो मौजूदा निज़ाम के होते हुए इन हाउस तब्दीली लाने और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात दुरुस्त करने के हक़ में है और दूसरे ग्रुप ने एक अलग बयानिया अपनाया हुआ है। तो जिस तरह पीपल्स पार्टी का ज़्यादा इनके साथ इसलिए नहीं चल सका क्योंकि पीपल्स पार्टी मौजूदा सिस्टम की एक तो बेनिफिशरी है
PTI की तरह। और दूसरा, पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अगर दोबारा इलेक्शन में वो जाते हैं तो उनका इस मरतबा हशर भी वो PTI से ज़्यादा शायद बुरा होगा, तो इसलिए वो PTI पीपल्स पार्टी इनके साथ नहीं चल सकी। अब ख़ुद इनके अंदर भी ये जो सोच का इख्तलाफ है उसकी वजह एक तो ये है कि इस वक्त एक तरफ नून लीग जो है वो मुक़्तदिर हलकों के साथ इंगेजमेंट उनकी जारी है और वो रास्ता भी देख रहे हैं कि शायद उधर कोई उनको फेवरेबल रास्ता मिल जाए। तो इसलिए वो जो PDM एहतजाज का फ़ैसला करती है या इंतहाई इक़दाम का या इस्तीफ़ों का, तो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप उस हवाले से यकसू नहीं हो सकती क्योंकि वो दूसरी तरफ भी बात बनने के इंतज़ार में है। अच्छा साफ़ी साहब, मुल्की मईशत दीगर मसाइल साफ बता रहे हैं कि हुकूमत मुश्किलात का शिकार है। इस सूरत हाल में अगर देखें तो अपोजिशन सिर्फ न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस करती है, नए इलेक्शन की फरमाइश तो आके बैठ जाती है। अब इस तरह क्या काबिल ज़िक्र प्रेशर आना है हुकूमत पर? आई गेस हुकूमत एज़ यूजुअल बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है और कहती रहती है, दोबारा दोहराती रहती है कि बड़ी नालायक अपोजिशन है। नहीं, मेरे ख्याल में इस वक्त हुकूमत पर जो असल प्रेशर है वो अपोजिशन का कतन नहीं है। बदकिस्मती ये है कि अपोजिशन ने पिछले 3 सालों में 1 महीने के लिए भी अपोजिशन का किरदार अदा नहीं किया। जिस तरह हुकूमत का रवैया हुकूमत वाला नहीं है, उस तरह अपोजिशन का अपोजिशन वाला भी नहीं है। इस दौरान हुकूमत पे अगर दबाव है तो वो अपनी नाअहली का है और फिर वो आवाम का है, महंगाई का है और बेरोज़गारी का है और इंतशार का है। अच्छा साफ़ी साहब, ये तासुर भी बड़ा ज़ोर पकड़ रहा है कि मुल्क की जो मुल्क का जो भी हालात हो गए हैं, अपोजिशन के समझदार लोग फौरी इंतखाबात के बाद हुकूमत संभालना चाहते भी नहीं हैं कि फिर इतने बड़े चैलेंजेस का क्या करेंगे, क्या ऑब्वियसली हल निकालने होंगे। बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है। कहते हैं जी हम क्यों गालियाँ सुने किसी और के, जो कर रहा है मतलब उसी को फिर बिगाड़ने दो। तो इस तासुर से इत्तेफाक करते हैं आप? नहीं, मैं इस तासुर से इत्तेफाक नहीं करता। ये हुकूमत ऐसी चीज़ है कि लोग बाहर सूरत में इससे चिमटा रहना चाहते हैं। हमने भी रिसेंटली देखा अशरफ गनी अफगानिस्तान में हालात बिल्कुल उनके हाथ से निकलते जा रहे थे, लेकिन वो आखिरी वक्त तक उनसे चिमटे रहे। इसी तरह अब आप अपोजिशन को भी देखें, मतलब पीपल्स पार्टी को सिंध का हिस्सा मिला हुआ है तो उसकी पहली और आखिरी तरजीह आज भी कोई सिंध जन्नत तो नहीं बना है या सिंध भी तो गवर्नेबल नहीं रहा, लेकिन वो उससे चिमटी हुई है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून को भी जहाँ पे मौका मिलेगा तो वो हुकूमत हासिल करने, क्योंकि हुकूमत में और कुछ नहीं तो कम से कम इनके अपने मुश्किलात तो हल हो जाते हैं ना। इस वक्त PTI वालों के अपने मुश्किलात तो हल हैं, नैब से वो बचे हुए हैं, उनके अक्सर लोगों की कमाई में इजाफा होता है। ये सारी सूरत हाल। शुक्र साफ़ी साहब, आपकी बातों से एक तो ये लगा कि हुकूमत के लिए अपनी ही परफॉर्मेंस चैलेंज है, दूसरा आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी इस सिस्टम की बेनिफिशरी है। उस पर हम ज़रा कभी तफसील से बैठ के आपसे निशिस्त करेंगे। और तीसरा ये कहना कि हुकूमत के जो भी हालातों को छोड़ना नहीं चाहता, मतलब ये भी अब इस पे भी एक डिबेट होनी चाहिए कि क्यों छोड़ना नहीं चाहते। मतलब अगर आप कोई बेहतरी ला नहीं सकते हो, ये ओवरऑल एक सिचुएशन की बात हो रही है, ये हुकूमत की बात नहीं हो रही। जस्ट दिस आइडिया कि कोई बेहतरी नहीं ला सकते लेकिन अपना फ़ायदा तो चल रहा है तो नहीं छोड़ेंगे, मतलब ये इन इटसेल्फ एक आई ओपनर होना चाहिए फॉर ऑल द पीपल, द वोटर्स, कि ये हो क्या रहा है इन एनी सिचुएशन। नॉट रियली का नशा, मतलब तो नशा एज इट इज़ रॉन्ग, और अगर इक़्तिदार का नशा भी हो तो वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी रॉन्ग ही हुआ ना। ये तो फिर ऑब्सेसिव टाइप ऑफ होगी सिचुएशन। एनीवे जी, एक और ख़बर जो कि एक्चुअली देनी तो अब्दुल्ला को चाहिए क्योंकि मेरे इंटरेस्ट का तो आपको पता ही है, लेकिन मैं बता रही हूँ। अच्छा ठीक है। स्टार फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो और साल के बेहतरीन फुटबॉलर का एजाज़ तो अपने नाम ना कर सके, लेकिन करियर में 800 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए। जनाब प्रीमियर लीग में इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड की नुमाइंदगी करते हुए आर्सेनल के खिलाफ 2 शानदार गोल करके करियर में मजमूई तौर पर 800 गोल्स मुकम्मल किए हैं, जिसके बाद वो ये कारनामा अंजाम देने वाले पहले फुटबॉलर ने दुनिया के बाय द वे, जस्ट बाय द वे, इफ यू नो दैट। मजमूई गोल्स की तादाद 801 हो गई है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड से खेलते हुए 450 गोल किए और मैनचेस्टर यूनाइटेड की जानिब से 130 गोल किए, यूवेंटस के लिए 101 गोल किए और स्पोर्टिंग कप के लिए 5 गोल्स और समझ आ गया। द लिस्ट इज लॉन्ग। वी गेट द पिक्चर।
पुर्तगाल के लिए 115 गोल किए। सो ये सारी सूरत हाल है। अच्छा जी, आज जो है ना बड़ा अहम दिन है, और आज अहम दिन ये है कि हम चैलेंजेस का अक्सर जिक्र करते हैं, पीपल विद डिसेबिलिटीज़, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन और बेसिक चीज़ें जो होनी चाहिए, जैसे कि इनके आईडी कार्ड का हुसूल आसान हो, वो ही नहीं है, तो हम इसके आगे कैसे बढ़ें? क्वाइट शॉकिंग जब हमें भी पता चला कि ये कितना मुश्किल मरहला है। थोड़ी सी एक डिटेल देते हैं और फिर आपको हमारे गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुसूसी अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया के हर 10 में से एक शख्स किसी न किसी माजूरी का शिकार है और हमारी खुसूसी तवज्जो का मुस्तहिक भी है। हर साल 3 दिसंबर को ये दिन बनाने का मकसद जो है वो आवाम में शऊर और आगे ही पैदा करना और माजूर अफराद को मुल्क का मुफीद शहरी बनाने के लिए इक़दाम करना है, ताकि खुसूसी अफराद जो है वो ख़ुद को बोझ समझने के बजाय मुल्क की तरक्की में फ़ाल किरदार अदा करें। लेकिन उसके लिए बहुत से कुछ बड़े स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं वो लेने पड़ेंगे, क्योंकि उनको फ़ाल बनाने के जो मेजर्स हैं वो उनको और इस चीज़ का एहसास दिलाना शुरू कर देते हैं कि देयर इज़ समथिंग लैकिंग। अच्छा, इस साल का जो थीम है वो है फाइटिंग फॉर राइट्स इन द पोस्ट कोविड एरा, और इसी पे बात करने के लिए नाउ PDP एक तंजीम है जो बहुत फ़ाल किरदार अदा कर रही है। अफराद जो खुसूसी अफराद हैं उनके हुकूक़ के लिए, उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अमीन आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अमीन, इससे पहले जब हम आपसे बात कर रहे थे तो हमने आपसे पूछा कि भाई एक अंदाजे के मुताबिक कितने लोग होंगे जो कि डिसेबिलिटी का शिकार होंगे पाकिस्तान में, और प्रॉब्ली आपसे हमें पता लगेगा कि इसका कोई हतमी फिगर ही नहीं है। बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा कोई नहीं है, ये बता रहे थे। तो ये डेटा इश्यूज क्यों है? एग्जैक्टली। अच्छा, इसके अंदर अगर देखा जाए तो 1998 का जो सेंसस हुआ था, अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की पॉपुलेशन थी 2.38%। 2017 का पर सेंसस हुआ, ये पॉपुलेशन 0.49% हो गई। अच्छा, आमतौर पे कंसिडर किया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर 10 से लेकर 15% पॉपुलेशन होती है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की, लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेटली 2017 का जो सेंसस हुआ था उसके अंदर कोई क्वेश्चन ही नहीं किया था कि आपके घर में किसी को डिसेबिलिटी है। सुप्रीम कोर्ट की बीच में एक रूलिंग आई थी, बेस्ड ऑन दैट कुछ जगहों पे किया गया था, कुछ जगहों पे नहीं किया गया था। तो हमारा सबसे जो बड़ा, सबसे मेजर जो चैलेंज है, हमें इस वक्त पता ही नहीं है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ पाकिस्तान में एग्जिस्ट कितने करते हैं। तो ये कुछ ऐसी ही फैमिली है और उसके घर में कमाने वाला है कि उसको पता ही नहीं है कि उसके घर में लोग कितने हैं, और वो कमाने निकलता है, उसके हिसाब से प्लानिंग करता है और वो खर्च कर देता है। सो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज इज़ दिस। अच्छा, इसके अंदर दूसरा एलिमेंट आता है, अगर नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए, तो हमारा एक शनाख्ती कार्ड हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल होता है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का पाकिस्तान के अंदर स्पेशल शनाख्ती कार्ड बनाया जाता है, जिसके साथ बहुत सारे बेनिफिट्स भी अटैच्ड होते हैं, बट गेटिंग दैट स्पेशल CNIC इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हम अगर मतलब हम खुद जाते हैं तो हमें मिल जाता है, जाते हैं हम नादरा और कहना है जस्ट पॉइंट आउट हियर कि CNIC शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए तो इतनी आसानियां अदरवाइज प्रमोट की जा रही होती हैं कि देयर इज वन स्टॉप शॉप टाइप भी कहा जाता है कि एक ही जगह जाएंगे सब कुछ हो जाएगा। तो क्या डिसेबल्ड के लिए और आसान होना चाहिए? हाँ, वी वुड एक्सपेक्ट कि ये तो और भी आसान होगा, घर बैठे इनके तो बन जाते होंगे। अच्छा, इसके अंदर शनाख्ती कार्ड बनने से पहले का जो प्रोसेस है ना, जिसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो बड़ा लेंथी है। मैं और आप शनाख्ती कार्ड बनाने जाते हैं, वो चले जाते हैं, नादरा हमारा बन जाता है। बट अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वो अगर सिंध के अंदर जाता है तो सबसे पहले एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, और पंजाब और दूसरे सूबों के अंदर ये सोशल वेलफेयर के अंदर आता है। वहाँ पर वो जाता है, एक अपॉइंटमेंट लेता है, अपॉइंटमेंट के बाद अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराता है, उसको फिर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलता है, तो फिर वो दोबारा से घर पर जाता है और वो कहीं दूसरी जगह पर डिपार्टमेंट में जाते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर वो सेकंड स्टेप में जाता है। हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर एक पूरा बोर्ड बैठता है, ठीक है, वो महीने के अंदर 1 दिन या 2 दिन बैठता है डिफरेंट जगह पे। फिर वो वहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट जाता है, फिर वो दोबारा से घर पर आ जाता है, फिर उसको कॉल की जाती है कि उसका सर्टिफिकेट बन गया है, वो फिर पहले डिपार्टमेंट में जाता है तीसरी दफ़ा। फिर उसके बाद जब उसको शनाख्ती कार्ड अपना जिसको सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो लेकर फिर वो जाता है नादरा के दफ्तर और वो उसको फिर स्पेशल। तो आपने बात की है ये सोशल वेलफेयर या डिपार्टमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल, उनको जो डील करते हैं कि इस प्रोसेस को आसान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, इसके अंदर बहुत सारे अलग बना दें। एग्जैक्टली, इसके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ है। इसके अंदर कम से कम ये जो 3 दफ़ा जाना पड़ता है उसको ईजीली
एक स्टेप के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ पहला जो मेरा स्टेप है जिसके अंदर मुझे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने जाना पड़ता है, उस स्टेप को अगर मैं जहाँ पर हॉस्पिटल में मुझे वहीं पर ही अगर DEPT का कोई रिप्रेजेंटेटिव अगर बैठ जाता है, अगर वहाँ पर मैं चले जाऊँ और वहाँ पर इनिशियली कोई शुरू के अंदर टोकन इशू हो जाए और वहाँ पर ही मेरा प्रोसेस हो जाए, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू 3 डिफरेंट प्लेसेस वो एक जगह पर ही हो जाए। अच्छा, इसके अंदर सेकंड चीज़ ये है कि मुझे कुछ, जैसे हम लोग को बहुत सारे ऐसे लोग मिलते रहते हैं, तो कुछ हफ्ते 2 हफ्ते पहले हमें एक बंदा मिला था, हमारे कोलीग मिले थे जिसका नाम फैसल था। फैसल भाई हमें सजावल में मिले और फैसल भाई जो थे वो देख नहीं सकते थे। अच्छा, सबसे जो मुझे थोड़ी सी अजीब सी बात लगी थी और मैंने फैसल से पूछा भी, फैसल जो आए हुए थे उन्होंने पाँव में कुछ भी नहीं पहना हुआ था। तो मैंने फैसल से पूछा कि यार आपने पाँव में कुछ नहीं पहना है, आपको कुछ जूते वगैरह चप्पल वगैरह की ज़रूरत है? तो फैसल कहते हैं कि मेरा घर जो है यहाँ से 2-3 किलोमीटर के रास्ते पर है और मैं इस दफ्तर में आया हूँ अपने पाँव से सेंस करते हुए इस जगह को। सो वो देख नहीं सकता था। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल लाइक फैसल जो कि एक दफ़ा भी जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो वो इतना सफ़र करके पहुंचते, तो इनके लिए आसानियाँ बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो इसके हवाले से ये बड़ी पेनफुल बातें हैं इवन फॉर पीपल हु आर नॉट डिसेबल्ड, मतलब ये सुनना भी कि अगर ये ज़िंदगी गुजारनी पड़े तो बड़ा मुश्किल हो, जिसके लिए चाहते तो हम सारे ये हैं और डेफिनेटली आप तो ज़्यादा, कि कुछ आसानियाँ पैदा हो जो कि हम दुनिया में देख चुके हैं। लिटिल थिंग्स लाइक ब्रिजेस या रैम्प्स या मतलब बहुत ही आसान चीज़ें। बाहर के मुल्कों में तो उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसें नीचे हो जाती हैं व्हील चेयर को अंदर आने के लिए, मतलब इतने एक्सट्रीम वो लोग सोचते हैं इनको इंक्लूड करने के लिए एक आम जिंदगी में। ऐसे कोई मेजर्स पाकिस्तान में, आई मीन ऑन देयर ओन तो लोग और कंपनीज वगैरह थोड़ी बहुत ले लेती हैं, लेकिन ओवरऑल हमने इतनी सेंसिटिविटी देखी नहीं है। किसी भी हुकूमत के आने के बाद हमने इन लोगों की हालत तरजीह तो खैर बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, इसके अंदर ये है कि अब कुछ कंपनी ज़रूर हैं जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को हायर करना शुरू हो गई। नाउ PDP के अंदर ही हमारे 2 मेजर प्रोग्राम्स चलते हैं जिसके अंदर हम लोग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की वोकेशनल ट्रेनिंग पे काम करते हैं। माशाल्लाह हमारे लास्ट डे ही एक दिन पहले ही हमारे ग्रेजुएशन सेरेमनी हुआ था कल ही, जिसके अंदर हमारे 274 ग्रेजुएट्स उस वक्त उनको ग्रेजुएशन किया था और उन्होंने किसी ना किसी स्किल के अंदर वो लोग पास आउट हुए थे। और इस साल के अंदर कुछ हमने 250 के करीब पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की जॉब प्लेसमेंट्स कराई है। तो अब रिसेंटली एक स्टेट बैंक की पॉलिसी भी आई हुई है जो कि एक बड़ा एक मेजर एक अच्छा इकदाम है, जिसके अंदर उन्होंने बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को एक टारगेट दिया हुआ है 31 दिसंबर तक उनको प्लान्स अपने शेयर करने हैं कि वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को किस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं, जिसके अंदर मॉडल ब्रांचेस भी है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की हायरिंग भी है। सो ये एक मेजर इनिशिएटिव है। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की जहाँ तक जॉब प्लेसमेंट्स की बात आती है कि सिंध के अंदर 5% कोटा है, पंजाब के अंदर 3% कोटा है, बलूचिस्तान के अंदर 5% और KP के अंदर के 2% है। तो अब वो इम्प्लीमेंटेशन का जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो और डेटा भी सही नहीं है तो कोटा कैसे तयन होगा, कोटे का कैसे तयन होगा अगर डेटा ही नहीं। मतलब ये तो वापस फिर हम ना बैक टू बेसिक्स चले जाते हैं, जब तक डेटा नहीं होगा नथिंग एल्स कैन बी इफेक्टिवली डन। कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग नाउ। PDP बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन बहुत अहम इश्यूज आपने हमें आज हाईलाइट करके दिए हैं भाई। अगर तो कोई इंसानी हकूक़ की मिनिस्ट्री है जो कि हमें डाउट होता है टाइम्स कोई है, कोई फाल किरदार अदा कर रही है, तो देखें वैसे तो ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ सुमाई मामलात हैं सारे हैं, लेकिन ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के ज़ुमरे में भी तो आता है। वैसे अब्दुल्ला ID कार्ड का हुसूल तो इन लोगों का बेहतर बनाया जा सकता है। कुछ नहीं, बड़े अजला में एक सेंटर बना दें जहाँ पे इनका मेडिकल चेकअप भी हो सके, सर्टिफिकेट भी मिल सके और मतलब आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंटरनेट वोटिंग के राइट्स दे रहे हैं, लड़ रहे हैं उसके लिए, मतलब जो मुल्क के अंदर रह रहे हैं उनके लिए कोई आसानियां पैदा कर दें। एंड दिस इज़ अ वेरी डिजर्विंग तबका, इसके लिए तो कुछ करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज बहुत सी बातें होगी बट अमली कोई चीज़ हम देखते नहीं हैं। अनदर वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज़ आपको बताएं कि FPR ने कराची में रियल इस्टेट की नई कीमतें जो हैं वो जारी कर दी हैं। कैटेगरी A1 में फ़ी स्क्वायर फुट मकान की कीमत 81,000 रुपीज़ तय की गई है और A कैटेगरी, वो A1 था, A1 कैटेगरी नहीं, ये कोई और कैटेगरी आ गई है और कैटेगरी 1, एक है A1 और एक है 1। ओके, यू गॉट इट नाउ? उसमें जी 1 में फ़ी स्क्वायर फुट रेट जो है वो 56,000 रुपीज़ मुकर्रर है, जबकि गवर्नमेंट से मंजूर शुदा कच्ची आबादियों का
फी स्क्वायर फुट रेट जो है वो 5,000 रुपये तय किया गया है। कैटेगरी A1 में कराची के पॉश इलाके शामिल हैं और कैटेगरी 1 में पारसी कॉलोनी, बलोच कॉलोनी, शारा फैसल, शारा लियाकत, नॉर्थ नाज़माबाद और जौहर के कुछ ब्लॉक्स शामिल हैं। अब देखा जाए तो कराची में चंद इलाकों के अलावा प्रॉपर्टी की कदर मजमूई तौर पर 10 से 12% बढ़ा दी गई है। कीमतों में इस इजाफे के बराह रास्त असरात से आम शहरी तो फिलहाल महफूज हैं, लेकिन प्रॉपर्टी बेचने खरीदने वालों पर इसका असर ज़रूर पड़ेगा जो चंद दिनों में वाज़े हो जाएगा। अब ये सारी सूरत हाल है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अली इमरान सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, तो समझते भी हैं। अच्छा अली, हाउ डज इस वर्क आउट, हमें बताइएगा। जो ऑलरेडी मार्केट प्राइसेस चल रही होती हैं उनसे मुख्तलिफ होते हैं ये रेट, उनसे कम होते हैं, उनसे ज़्यादा होते हैं, क्या होता है? अब हमें पता है फॉर इंस्टेंस कराची के पॉश इलाके में 500 गज का प्लॉट अगर बिल्कुल ही नए फेजेस हैं तो वहाँ पे 6, 7, 8 करोड़, या फिर अगर पुराने फेजेस में कंस्ट्रक्टेड घर है तो 10, 11, 12 करोड़। हाउ are these prices different from the market prices? जी पहले तो ये FVR वैल्यू का निफाज ही नहीं था और जो भी टैक्स लगाया जाता था वो DC वैल्यू पे, जो कि कई गुना बाज़-औक़ात कम होती थी, उस पे लगाया जाता था। और यकीनन ये एक्सचेकर का नुकसान है दुनिया भर में। जब कभी भी प्रॉपर्टी सेल और परचेज़ होती है तो उस पर रियल वैल्यू के करीब ही जो है वो कैलकुलेशन होती है, प्लस माइनस। इसमें FVR ने नीचे से शुरू किया और अब वो हल्के हल्के अप्रिशिएट कर रहे हैं इन प्राइसेस को। अभी जो हमारी रियल इस्टेट सेक्टर तो 12 से 20% तकरीबन जो है वो रेट अप्रिशिएट हुए हैं। ये जो अभी की करंट की वैल्यूएशन है, इसमें जो आप डिफेंस का जिक्र कर रहे थे तो 5,000 जो है रुपए रखे गए हैं कच्ची आबादी के रेट पर स्क्वायर फीट। और DHA के जो बिल्ट अप यूनिट्स हैं जो मुख्तलिफ फेजेस हैं उसमें 81-82 हज़ार रखा गया है। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो जो एक मकान की वैल्यू निकलती है कच्ची आबादी में 66 लाख निकलती है। अगर हम DHA से कंपेयर करें जो कि यकीनन ज़्यादा है, तो हल्की सी कच्ची आबादी के जो कैलकुलेशन है DHA को देखते हुए वो ज़्यादा है, DHA के कम महसूस होते हैं उस हिसाब से। और वहाँ पे आपको पता है कि सट्टेबाजी और वो सेल एंड परचेज़ का जो सिलसिला रहता है वो रहता है। 56,000 पे बहरिया टाउन वगैरह है और वो बिल्कुल सही वैल्यूएशन है। उसके अलावा भी मुख्तलिफ इलाके हैं, लेकिन इसमें गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 अचानक से डाल दिया गया है, बाकी ब्लॉक्स थी सिर्फ 17 जो कि 1 कैटेगरी में डाला गया है। तो इसको भी एक्सप्लेन मुमकिन है कि FVR वाले कर पाएं। अच्छा ये जो एक घर जरा आम आदमी के लिए बताएं अली, है ये भी मैं आपको बताता चलूं। घर बिक गया, घर खरीद लिया, प्लॉट बिक गया, प्लॉट खरीद लिया, 1 करोड़ रुपए की अगर ट्रांजैक्शन है और वो भी बताई जा रही है तो उस पर कितना टैक्स होता है और कौन देता है? वो बायर देता है, सेलर देता है? हाउ डज दिस वर्क आउट? जी बिल्कुल, ये बायर की तरफ से जो है वो लगता है कुछ टैक्सेस अगर कैपिटल गेन इसके ऊपर हो रहा है तो वो सेलर पे कर रहा होता है, लेकिन अगर जो दीगर टैक्सेस हैं वो बायर को देने होते हैं। यहाँ पे कराची बहुत बड़ी मार्केट है। अभी जो सुपर हाईवे पे जो मुख्तलिफ रियल स्टेट के जो शुरू हुए हैं प्रोजेक्ट्स, उसकी वजह से पूरे मुल्क से ही और बल्कि जो फॉरेन रेमिटेंसेज आ रहे होते हैं उनकी पनाहगाह गिरती हुई स्टॉक एक्सचेंज में और कारोबारी सूरत हाल में ये रियल इस्टेट सेक्टर ही होता है। तो इसमें बहुत बड़ा एक स्कोप होता है कि अरबों रुपए पाकिस्तान को हासिल होते हैं। अभी भी फुल कंसल्टेशन के साथ ये फैसला हुआ है, लेकिन इसमें कुछ लूप होल्स इस तरह से कि बल्दिया का इलाका पूरा कच्ची आबादी में डाल दिया गया, तो वो एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसी तरह हॉक्सबे के इलाके को 9,000 रुपए उसके ऊपर लगा दिया गया है, जबकि बैरिया टाउन का 13,000 रुपए के करीब। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो कुछ अनामलीज नज़र आती हैं, लेकिन ये कि बहरहाल वर्कआउट किया गया है। जो रियल स्टेट के स्टेक होल्डर्स हैं इनके साथ बैठा गया है। अब आवाम को सेल और परचेज पे यकीनन पहले के मुकाबले में ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन एक रिलैक्सेशन ये भी है कि अगर 20 साल पुराना मकान है तो उस पर एक रिलैक्सेशन ये दी गई है कि उस पर प्लॉट वैल्यू के हिसाब से टैक्स लिया जाएगा। ज़्यादातर सेल परचेज जो आवाम की होती है वो नए बिल्टअप यूनिट में तो कम होती है, तो एक हवाले से ये एक थोड़ी रिलैक्सेशन दिखाई देती है इनिशियली जो हमारी रीडिंग्स हैं इस टैबुलेशन के बारे में, वैल्यूएशन के बारे में। जी ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका अली इमरान, हमें अपडेट कर रहे थे जो सारा नया सिस्टम आया है रिगार्डिंग दैट। यू कैन रीड दैट
more and read more about it on the internet and other information that is available online. अच्छा जी, एक competition जिसका नाम बड़ा पसंद है मुझे, इसका बड़ा imaginative Imagine. Imagine करें कि क्या नाम होगा इसका? Imagine. हाँ, Imagine करें ना कि क्या नाम होगा इसका? Stop confusing time भी नहीं है, मैं बताती हूँ ना आपको. Imagine ही नाम है इसका. रॉकेट साइंस, मतलब मैं घंटे से इमेजिन लगी हुई हूँ, इमेजिन ही नाम है. सुन ले अब्दुल्ला कि ना सुने, मैं आपको बात बता रही हूँ. साइंस और टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखने वाले जो हैं स्टूडेंट्स, वो तैयार हो जाएं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े मुकाबले जिसका नाम है इमेजिन कप 2022 दोबारा ना स्टार्ट होना. इसकी जो घड़ी है वो आ गई है. माइक्रोसॉफ्ट के ज़ेर एहतमाम ये एक बड़ा ही मुनफरिद होगा सालाना टेक्नोलॉजी मुकाबला है, जिसमें दुनिया भर से स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी की मदद से मसाइल का हल जो है वो पेश करते हैं. दिस इज़ बड़े ब्रेनियक स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो ही इसमें HEC के ताबन से एक्चुअली पाकिस्तान के तलबा भी हर साल इस इवेंट का हिस्सा बनते हैं. और गुज़श्ता साल भी कोरोना के बावजूद पाकिस्तान भर से 600 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स जमा कराए गए थे. और पाकिस्तान मकामी सतह पर प्रोजेक्ट जमा कराने के लिहाज से दुनिया में तीसरे नंबर पर रहा था. और पाकिस्तान के बहुत से दूर दराज पसमानदा इलाकों से भी तलबा तालिबात ने अपने प्रोजेक्ट्स जमा कराए थे. अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया है जिब्रान जमशेद, जो कि हैं कंट्री एजुकेशन लीड, और इन्होंने हमें ज्वाइन किया है. इन्हीं से पूछ लेते हैं. सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कंपटीशन है इमेजिन कप 2022. इसकी थीम क्या है और नौजवानों से कौन से अहम मसाइल के हल पेश करने की तवक्को की जा रही है? क्या थीम है, पहले तो ये बता दें. बिल्कुल. इमेजिन कप एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपटीशन है और माइक्रोसॉफ्ट इसको पिछले 20 साल से करा रहा है. इमेजिन कप 2022 की थीम जो है वो 4 एरियाज़ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, जिसमें अर्थ है, लाइफस्टाइल है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है. इसके प्रोजेक्ट्स जमा कराने की तारीख जो है वो 15 जनवरी है. पाकिस्तान में ये हायर एजुकेशन कमीशन के ताउन से मुनक़िद किया जा रहा है इस साल भी. और इसमें हम ये गुजारिश करते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के हमारे स्टूडेंट हैं वो भरपूर इसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से इन एरियाज़ में रहते हुए दुनिया के टफेस्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें. अच्छा, आपने बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक्स में कवर किए जा रहे हैं. यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कर सकते हैं, 15 जनवरी तारीख है. लेकिन ये बता दें कि क्या कोई एज लिमिट वगैरह भी है और तरीक़ाकार क्या है? कोई वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा एंड वुड यू हैव टू ब्रीफ देम फर्स्ट कि भाई हम ये जमा कराना चाहते हैं, इजाज़त दें, या फिर बस आप जमा करा सकते हैं? वो बच्चे जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ का पार्ट हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं. आप जो है इमेजिन कप के लिए अपना एक प्रोजेक्ट डिसाइड करते हैं. थीम्स मैंने अभी आपको बताया है. इसके अराउंड आपका टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट है जो बैक एंड पे टेक्नोलॉजी सर्विसेज इस्तेमाल होंगी, जिसमें क्लाउड है, AI है, साइबर सिक्योरिटी है और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजीज़ हैं. आप उसको पिक कीजिए और इमेजिन कप की वेबसाइट पे जाके अपनी टीम फॉर्म करें. उसमें आप अपने डिसिप्लिन में रहते हुए जो बच्चे हैं उनके साथ भी टीम बना सकते हैं, क्रॉस डिसिप्लिन बच्चों के साथ भी आप टीम बना सकते हैं. और जब आपकी टीम फाइनल हो जाए, आपके प्रोजेक्ट का आइडिया फाइनल हो जाए, आप जाके अपना प्रोजेक्ट और टीम को रजिस्टर कीजिए वेबसाइट पे. और उसके बाद इसके लोकल लेवल पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी एंड देन दी शॉर्ट लिस्टेड प्रोजेक्ट्स वुड गो टू दी रीजनल फाइनल्स जो कि पाकिस्तान की सतह पे मुनक़िद किए जाते हैं HEC के ताउन के साथ. और फिर नेशनल लेवल पे फाइनल्स किए जाते हैं और जो टीम पाकिस्तान को विन करती है वो जाके ग्लोबल कंपटीशन में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगी और आलमी सतह पे मुकाबला करेगी. साउंड्स रियली गुड एंड प्रॉमिसिंग. ये ज़रूर बताइएगा कि इमेजिन कप में शिरकत करने वाले और कामयाब होने वाले जो नौजवान हैं उनको दूसरों के लिए ऑब्वियसली एक मिसाल तो होना चाहिए. तो क्या कामयाब रहने वालों की तालीम और करियर पर इस मुकाबले के बाद कोई असर पड़ता है या फिर यू टेक इट फॉरवर्ड एज वेल? डज इट कंट्रीब्यूट? इमेजिन कप एक टेक्नोलॉजी कंपटीशन तो है ही, पर उसके बियॉन्ड अगर आप देखें तो इमेजिन कप की जो थीम है वो उन एरियाज़ पे फोकस करती है जो 21वीं सदी के हमारे एक ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. चाहे वो तालीम है, चाहे वो सेहत है, चाहे वो क्लाइमेट है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो लाइफस्टाइल है. और आप इमेजिन कप में सिर्फ एक प्रोजेक्ट ही सबमिट नहीं कराते, बल्कि इमेजिन कप में जब आप बाकी लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं तो कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, कॉग्निटिव थिंकिंग, ये वो सारी स्किल्स हैं जो आपकी भरपूर तरीके के साथ उजागर होती हैं और आप इनको पॉलिश करते हैं और आप नई चीज़ें सीखते हैं. और साथ साथ जो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है वो ये है कि इमेजिन कप में जब आप एक प्रोजेक्ट लेके जाते हैं तो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं जो कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजीज़ हैं. So once you are done with Imagine Cup, you are also ready for the industry
और आप अपने प्रोजेक्ट की बेसिस के ऊपर कोई कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। आप जो है फ्रीलांसिंग को एज अ शोबा देख सकते हैं, या आप जाके कहीं भी किसी IT फर्म में मुलाजमत कर सकते हैं, बिकॉज आपने वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और चीज़ें सीखी होगी। बहुत शुक्रिया आपका इमरान, हमारे साथ मौजूद थे। सो वंस यू डन विद इमेजिन कप, आप कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। और आपको पता है आजकल तो और कैटेगरीज एक दफ़ा बता दूं, अर्थ, लाइफस्टाइल, हेल्थ एंड एजुकेशन कैटेगरीज भी अच्छी हैं। अर्थ। अच्छा जी, हैव अ ग्रेट वीकेंड पहले तो बता दें, लेकिन अगर तो घर से बाहर निकल रहे हैं, स्मॉग, कोविड, ओमिक्रॉन, इस सारी की वजह से